हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश झा। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आज का जो टॉपिक है वो परिवहन तथा संचार। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो 10th और 12th की सरकार के द्वारा यानी शिक्षा विभाग के द्वारा जो एक संभावित तिथि दी गई है, उस तिथि पर जो पेपर होने वाला है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये चैप्टर 12th में भी है और ये 10th में भी है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक वाइज इस चैप्टर को हम समझाने की कोशिश करते हैं। शायद आपको अच्छा लगेगा और आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हाँ, साथ साथ कोई भी छात्र जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक है परिवहन तथा संचार। तो सबसे पहले हम परिवहन की परिभाषा के थ्रू इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि परिवहन होता क्या है। तो मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तुओं, पदार्थों या विचारों को जब हम एक जगह से दूसरे जगह लाने और ले जाने का काम करते हैं और इनके लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम परिवहन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप व्यक्ति के तौर पर एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो आपके साथ जो आपकी आइडियोलॉजी है वो भी जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया कि विचारों को भी एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। अगर व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उनके साथ डिजीज भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, यानी जो व्यक्तियों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती है कि व्यक्ति के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो है किस तरह से जो है कम्युनिकेट होता है चीज़ें, चाहे वो आइडियोलॉजी हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे अन्य प्रकार की चीज़ें हो। चलिए अब आगे देखते हैं। परिवहन का सीधा सीधा हम वर्गीकरण करते हैं और इस परिवहन के वर्गीकरण के आधार पर हम जो है इसे 3 भागों में बांटते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। यानी स्थल परिवहन की बात करते हैं तो स्थल परिवहन परिवहन का एक ऐसा रूप है जो स्थल पर दिखाई देता है, यानी जमीन पर दिखाई देता है। जैसे हम रेल की बात कर लेते हैं, सड़क की बात कर लेते हैं या पाइपलाइन की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है वो जल परिवहन आता है, यानी किसी न किसी जल मार्ग का प्रयोग करेंगे, चाहे वो नदी हो या नहर या समुद्र। तीसरे नंबर पर वायु परिवहन की बात करते हैं। वायु परिवहन के अंतर्गत वायु मार्ग से जिस परिवहन के साधन का हम उपयोग करेंगे वो वायु परिवहन के अंतर्गत आता है और इसे द्रुतगामी परिवहन का साधन कहा जाता है। यानी कम समय में जल्दी से जल्दी अधिक दूरी तय कर लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए अलग अलग इस टॉपिक को हम अब समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण साधनों की चर्चा की गई है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा पाइपलाइन। अब हम सबसे पहले सड़क परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि सड़क मार्ग से अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वो सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। तो अब इन सड़क परिवहन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले अगर हम निर्माण सामग्री के आधार पर, निर्माण सामग्री का मतलब जिन चीज़ों से सड़क का निर्माण किया जाता है, अगर इसके आधार पर अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो सड़क परिवहन को हम कच्ची परिवहन के आधार पर हम इसे कच्ची सड़क तथा पक्की सड़क में हम इसे बांट देते हैं। किसके अकॉर्डिंग बांटते हैं हम? कच्ची सड़क तथा पक्की सड़क के अकॉर्डिंग इसे हम क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो अब जरा ये समझ लें कि कच्ची सड़क क्या होता है। तो कच्ची सड़क जब केवल मिट्टी को जमा करके सड़क आवागमन का साधन विकसित किया जाता है, सड़क बना दिया जाता है, तो इसे हम कच्ची सड़क कहते हैं। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण जो सड़कें टूट जाती है तो वहाँ पर कोशिश ये किए जाते हैं कि कम से कम लोगों को आवागमन की सुविधा के लिए मिट्टी को जमा करके आने जाने के लिए सड़क का निर्माण किया जा सके। और ये काफ़ी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार को बहुत इसमें खर्च आता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बनाना फिर प्रत्येक वर्ष वो टूट जाना तो ये परेशानी का कारण है। उसके बाद अगर हम पक्की सड़क की बात करें तो पक्की सड़क की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है कि जो ईंट, कंकर, पत्थर, सीमेंट इत्यादि का प्रयोग करते जो सड़क बनाए जाते हैं उसे हम पक्की सड़क कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पक्की सड़क कहते हैं।
क्लियर ना? अब जरा हम इन चीज़ों को देख लें फिर कि अब इन सड़कों के आधार पर इन सड़कों को कई अलग अलग नामों से जाना गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, हम अलग अलग भी इनकी चर्चा करेंगे, इनको हम समझाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय महामार्ग जिसे हम एनएच कहते हैं, ठीक है, एनएच नेशनल हाईवे। राज्य महामार्ग जिसे हम एसएच कहते हैं, स्टेट हाईवे। क्लियर ना? तो इस तरह से हम इसे अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात कह रहे थे, या हम एनएच जैसे कि हम राष्ट्रीय महामार्ग की बात कह रहे हैं, या राज्य महामार्ग की बात कर रहे हैं, या ग्रामीण सड़कें, तो इनको हम अलग अलग एक एक टॉपिक को हम एक एक पॉइंट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया है। अब अगर हम भारत के सड़क के बारे में हम समझने की कोशिश करें तो विश्व में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है तो उसमें भारत दूसरे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? सड़कों के जाल के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, और इसकी कुल लंबाई लगभग 56 लाख किलोमीटर है। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, 56 लाख किलोमीटर। अब जरा एक डाटा और देख लें कि प्रति वर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री परिवहन करते हैं और 70% जो है भाड़ यातायात यानी सामानों का परिवहन किया जाता है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम बारी बारी से एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय महामार्ग को समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रीय महामार्ग जिसे कि हम एनएच कहते हैं, क्या कहते हैं हम? एनएच कहते हैं, यानी हम इसे नेशनल हाईवे, क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे, ठीक है ना? इसे हम नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे कहते हैं। क्लियर ना? तो इस एनएच को हम समझने की कोशिश करें तो ये हमारे देश में जो सड़कों की कुल लंबाई है ना उसका 2% है। कितना है? 2%, यानी हमारे देश में जो टोटल सड़क की लंबाई है उसका 2% राष्ट्रीय महामार्ग है, यानी एनएच है। उसके बाद में सड़क यातायात के 40% भार का वहन करता है, यानी जिन रोडों की लंबाई केवल 2% है वो हमारे देश के भार का 40% ढोता है, वहन करता है, ठीक है ना? 40% वहन करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे तो निर्माण कार्य जो है ये कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, यानी CPWD, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी CPWD के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। क्लियर ना? अब आते हैं हम निर्माण कार्य के बाद इनके विकास यानी डेवलपमेंट और रखरखाव की जो जिम्मेदारी होती है वो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की होती है। यानी हम इसे समझने की कोशिश करें तो NHAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं इसमें कि जैसा कि दिखाया गया है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन आता है। यानी NHAI जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन आता है, जिसकी शुरुआत जो है 1995 में हुई, 1995। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें जैसा कि दिखाया गया है आपको कि इसके द्वारा राज्यों के राजधानी को जोड़ने का काम किया जाता है। आपको पता है कि वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों के राजधानी को जोड़ने का काम और अंतर राज्य परिवहन यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में सेवाएं प्रदान की जाती है। साथ साथ हमारे सैनिकों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। सैनिकों के लिए रक्षा सामग्री ले जाना हो, यानी अस्त्र शस्त्र ले जाना हो, और सीमाओं तक, देश की सीमाओं तक पहुंचाना हो, या सेना के आवागमन की बात करें तो एनएच का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब जरा देखते हैं हम राष्ट्रीय महामार्ग के अंतर्गत ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को शामिल किया गया है, जिसे हम GQ कहते हैं। GQ यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये जो है भारत के चार विशाल महानगरों को जोड़ने का काम करती है, और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर है। ये देश के 4 महत्वपूर्ण महानगर जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हैं उनको जोड़ने का काम करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महामार्ग के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर्स यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं, जो श्रीनगर से तमिलनाडु,
के कन्याकुमारी तक जाती है और इसकी लंबाई जो है 4016 किलोमीटर है। ठीक है ना। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा या कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो पूर्व पश्चिम गलियारा यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करते हैं तो असम में सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक इनकी लंबाई 3640 किलोमीटर है, बनाया गया है। क्लियर ना। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं इसको। अब आते हैं हम राज्य महामार्ग की बात करते हैं। राज्य महामार्ग यानी कहने का मतलब एसएच की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राज्य महामार्ग को देखते हैं जिसे हम एसएच कहते हैं, यानी नाम से ही क्लियर है, स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे। ठीक है ना। स्टेट हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य महामार्ग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। अभी अभी मैंने जो है वो एनएच पढ़ा था तो उसमें सीपीडब्ल्यूडी कहा था, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, और इसमें हम कहते हैं लोक निर्माण विभाग। इसका जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा, लोक निर्माण विभाग के द्वारा, यानी पीडब्ल्यूडी। सी हट गया, सी हट गया यानी सेंट्रल हट गया, केवल पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है ना। यानी राज्य सरकार के द्वारा जो निर्माण किया जाता है ना, आप देखेंगे रोड पर चलेंगे, जैसे रोड पर फ्लाईओवर है या रोड बना हुआ है तो फ्लाईओवर में जो स्टोन्स वगैरह लगे रहते हैं उस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग। और वही अगर आप एनएच पर फ्लाईओवर बना हुआ देखोगे तो उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो यही अंतर है। अब यहां पर देखते हैं, यह मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग से जुड़े होते हैं, यानी जो एसएच है वो किससे जुड़ जाता है, एनएच से जुड़ जाता है, और ये राज्य के राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद सड़क की कुल लंबाई, देश में जो कुल सड़क लंबाई है उस लंबाई का 4% जो है वो क्या है, एसएच है। तो यहां पर सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं हम जिला सड़कें, जो कि जिला का सबसे महत्वपूर्ण सड़क माना गया है। उसे हम क्या कहते हैं, जिला सड़कें कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, जिला सड़क कहते हैं। क्या कहते हैं, जिला सड़कें। तो नाम से ही फेमस है कि ये इसमें जो है ये स्टेट का, स्टेट को जो कई कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर जो स्टेट बनता है तो डिस्ट्रिक्ट का महत्वपूर्ण रोड है, जिला की महत्वपूर्ण सड़कें हैं। और ये जो है जिला मुख्यालय के साथ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिला के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। इसका निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा, जिला परिषद के द्वारा। यानी जो हमारी शासन व्यवस्था है वो डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी विकेंद्रीकरण है, यानी ऊपर से नीचे पावर का बंटवारा है। तो सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, और उसके बाद जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। स्थानीय शासन की बात करते हैं तो स्थानीय शासन में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। तो वो जिला परिषद ही इनके निर्माण और रखरखाव का कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद देश की कुल लंबाई, सड़क की जो कुल लंबाई है उस लंबाई का 14% जो है किसके अंतर्गत आता है, जिला सड़कों के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्रामीण सड़क। तो अगर हम ग्रामीण सड़क के अंतर्गत आ जाते हैं तो ग्रामीण सड़क में जो है देश की कुल लंबाई का 80% है, यानी हमारे देश में जितनी सड़क की लंबाई है उसका 80% जो है ग्रामीण सड़क है। लेकिन प्रादेशिक भिन्नता पाया जाता है किसमें, सड़क के घनत्व में। तो जरा एक वर्ड आया, जरा इनको समझ लें। सड़क घनत्व क्या होता है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में लेंथ ऑफ द रोड कितने हैं, यानी रोडों की लंबाई कितनी है, उसे हम सड़क घनत्व कहते हैं। क्लियर ना। तो ये जो है इसमें प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती है। सिंपल सी बात है, जहां निर्माण कार्य आसान होगा वहां रोड अधिक पाए जाएंगे, रोडों की लंबाई अधिक होगी, और जहां निर्माण कार्य दुर्गम होगा वहां पर रोडों की लंबाई कम पाई जाएगी। ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं अन्य सड़कें। तो अन्य सड़कों के अंतर्गत अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है क्या कि जो हमारे देश की जमीनी सीमा से जुड़े हुए देश हैं, 7 हमारे देश हैं जो कि हमारे जमीनी सीमा से जुड़े हुए देश हैं। यानी कह सकते हैं कि BCPN MBA की अगर हम बात करें, BCPN की बात करें, B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। ये जो है हमारे जमीनी सीमा से जुड़े हुए देश हैं। ठीक है। तो इनके साथ इनके बाउंड्री तक, जहां हम मतलब हमारे पड़ोसी देश और हमारे देश की बाउंड्री मिलती है, वहां तक सड़कों का निर्माण किया गया है। चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो यानी पर्वतीय क्षेत्र हो, या चाहे वो रेगिस्तानी क्षेत्र हो, या कितना भी दुर्गम इलाका हो, वहां पर जो रोड निर्माण का कार्य किया गया है तो ये साधारण व्यक्ति के द्वारा ये संभव नहीं था। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया गया,
तो इसे अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग का नाम दिया गया है, क्योंकि ये हमारे देश की सीमा जो है दूसरे देश की सीमा जहां पर मिलती है वहां तक इसका तो ये साधारण लोगों के द्वारा नहीं संभव नहीं था। इसके लिए एक अलग संगठन की निर्माण किया गया और उसे कहा गया सीमा सड़क संगठन, यानी BRO, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1960 में की गई, स्पेशली इस तरह के रोडों के निर्माण के लिए। और इस संस्था के द्वारा कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण भी किया गया है। ठीक है ना, तो चलिए उनको देखते हैं। तो कहा गया है कि इसके द्वारा दुर्गम क्षेत्रों तथा भारत की जमीनी सीमा से जुड़े पड़ोसी देशों की सीमा तक सड़क का निर्माण किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली तथा लेह जोड़ने वाली सड़क बनाई गई है, जो समुद्र तल से लगभग 4227 मीटर की ऊंचाई पर माना जाता है। क्लियर ना। उसके बाद देखते हैं हम, जैसा कि दिया गया है आपको, कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल जो है आपको पता है काफी चर्चा में रहा है, 9.02 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, ये BRO के द्वारा ही बनाया गया एक अद्भुत विशाल है। ठीक है, यानी कहने का मतलब लगभग समुद्र तल से जो है वो 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो है, और वो भी इतना ही नहीं, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण इस टनल का निर्माण किया गया है। क्लियर ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये सड़क परिवहन के बारे में हम लोगों ने पूरा क्लियर किया। हमने पहले मतलब सड़क परिवहन के से पहले हमने क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया कि परिवहन के साधन क्या है, किस तरह से हैं, उनका वर्गीकरण किया। वर्गीकरण करने के बाद क्या किया हमने, जो है सबसे पहला जो है सड़क मार्ग का हमने वर्गीकरण किया, सड़क परिवहन का वर्गीकरण किया। उसके बाद जो भी परिवहन के साधन बचे हुए हैं उनको मैं कंटिन्यू जो है दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करूंगा उसे। तो शायद अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।